हेलो बच्चों, आपका H2ON में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पैराबोला शुरू करेंगे। पैराबोला शुरू करने से पहले थोड़ा सा कोनिक सेक्शन के विषय में हम लोग देखेंगे कि आखिर कोनिक सेक्शन क्या होता है और कोई सेकंड डिग्री का कर्व, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब कब रिप्रेजेंट करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोनिक सेक्शन का सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है। द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स in a plane so that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line is always constant is known as conic section। conic section होता क्या है, देखो, अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में मूव कर रहा है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो जो मूविंग पॉइंट है इसका लोकस कहलाता है कोनिक सेक्शन। सही है सर। कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन समझ में आया। कोई पॉइंट अगर मूव करे किसी प्लेन पे, अगर उसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट आएगा तो उस मूविंग पॉइंट का जो लोकस होगा उसको कहते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक, तो चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो एक मूविंग पॉइंट है P। मूविंग पॉइंट है, मान ली x, y इसका कोऑर्डिनेट है। एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब ये फिक्स है, ये कहीं जाएगा नहीं, ये तो मूव कर सकता है लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट है। इसका नाम S मान ली, अल्फा बीटा। और एक कोई स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन भी अगर आपको दिया रहेगा तो फिक्स्ड मान सकते हैं। सही सर। तो अगर P पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका S से डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट आए, PS अपॉन PM अगर कांस्टेंट आएगा, देन लोकस ऑफ P आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। ये क्या होता है, कोनिक सेक्शन। आया बात समझ में। कोई पॉइंट P अगर मूव कर रहा है, उसका S से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, अगर उसका रेशियो कांस्टेंट आता है तो लोकस ऑफ P क्या कहलाता है, कोनिक सेक्शन। ठीक है सर। और ये कोनिक सेक्शन कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला S के पोजीशन पे। S का दो पोजीशन पॉसिबल होगा, या वो जो फिक्स्ड लाइन है उस पर लाई करेगा या उस पर लाई नहीं करता है। यही तो हो सकता है भाई। S पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है तो या तो वो स्ट्रेट लाइन पे होगा या स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, यही तो बात हो सकता है। अच्छा, तो S पॉइंट एक बार हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर लाई करेगा तब देखेंगे क्या लोकस आएगा, और दूसरी बार कहीं बाहर रहेगा तब क्या आएगा। ये दो केस में हम लोग देखेंगे। ठीक है सर। बाद में चल के ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसी का एक नाम होता है। अगर ये कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करता है तो S पॉइंट का नाम को बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, और फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सही है सर। ये तब बोलते हैं जब कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट हो। कोनिक सेक्शन अगर रिप्रेजेंट होगा तो S को बोलेंगे फोकस और वो लाइन को बोलेंगे, जो फिक्स्ड लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और थोड़ा यही बता देते हैं। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट होगा तो इस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी E से रिप्रेजेंट करते हैं। E मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। सही है सर ना। PS अपॉन PM किसके बराबर होता है, E के। E मतलब रेशियो, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट रेशियो आया है इसी को बोलते हैं E। E मतलब क्या होता है, इसेंट्रिसिटी।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अगर कोनिक सेक्शन का इक्वेशन आपको लिखना है, जैसे अगर आपको इलिप्स का, हाइपरबोला का या पैराबोला का इक्वेशन लिखना है, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा फोकस का, डायरेक्ट्रिक्स का और इसेंट्रिसिटी का। अगर मान लो कि किसी कोनिक का आपको फोकस दिया है अल्फा बीटा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है कोनिक का ये दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इसेंट्रिसिटी E है, इसेंट्रिसिटी दिया है E। तो कोनिक का इक्वेशन लिखना है, हमेशा इस वाले रिलेशन का यूज करना, PS अपॉन PM बराबर E। यहां से लिख सकते हैं PS स्क्वायर, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर रहे हैं भाई, PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM स्क्वायर। जब भी इक्वेशन लिखना हो तो P पॉइंट को मानना XY, जो फोकस होता है इसी को S बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है P से, वो PM होता है। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, PS स्क्वायर होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला भाई P और S। अच्छा, E स्क्वायर PM स्क्वायर क्या होगा, P पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, यही होगा इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। आया बात समझ में सबको? तो किसी भी कोनिक का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो किसका जरूरत पड़ेगा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और E पता रहेगा तो PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM स्क्वायर से हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। क्लियर? इतना बात समझ में आया सबको? बोलो बोलो बोलो। आगे करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, जब कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो सब जो टर्म होता है वो क्या होता है ये सब मैं लिख दिया हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। पहला होता है एक्सिस। किसी कोनिक का एक्सिस क्या होता है? एक्सिस का मतलब होता है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, देखो पीछे आते हैं, कोई भी अगर लाइन ऐसा हम लोग ड्रॉ कर पाए जो फोकस से जाए, मतलब इस S से जाए और ये फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो अगर कोई लाइन ऐसे अगर ड्रॉ कर पा रहा है जो फोकस से जाए और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो इसी को एक्सिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो एक्सिस किसी कोनिक का क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। किसी कोनिक का एक्सिस क्या होता है, समझ गए? एनी लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। कोई लाइन अगर फोकस से जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट होता है वर्टेक्स। क्या होता है? अब कोनिक जैसे इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है या हाइपरबोला है, कुछ भी है कोनिक, तो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो कोनिक के साथ होता है, कोनिक और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं वर्टेक्स। कोनिक मतलब सर, अरे कोनिक का कुछ न कुछ ग्राफ तो होगा ही, जैसे पैराबोला का कुछ ग्राफ है, सही ना सर? उसका एक्सिस जहां पे पैराबोला के ग्राफ को कट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो देखो लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस आर कॉल्ड वर्टेक्स। कोनिक सेक्शन मतलब जो भी ग्राफ है उसका, उसको एक्सिस जहां पे कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। अगला पॉइंट होता है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड किसे कहते हैं? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। नाम से ही क्लियर था, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से जाने वाला कॉर्ड। तो अगर कोई भी कॉर्ड फोकस से जाएगा तो उसको फोकल कॉर्ड बोल देंगे, सही ना भाई? आसान।
फोकल कॉर्ड मतलब एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट समझो, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड टर्मिनेटेड एट द बोथ एंड ऑफ द कर्व इज ए डबल ऑर्डिनेट। सिंपल भाषा में समझो, देखो जैसे मान लो सर एक कोई कर्व है, मान लो ये पैराबोला, सही, यहाँ पे इसका फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक्सिस दिख ही रहा है, एक्स एक्सिस होगा। कोई लाइन जो फोकस से जाए डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, देखो ये लाइन है, ये एक्सिस है, तो ये कहलाएगा वर्टेक्स। अब कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और कॉर्ड भी हो, जैसे ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, कॉर्ड है, ये यहां तक खत्म, टर्मिनेट यहां हो जाना चाहिए ना भाई, तो ये सब लाइन को बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब होता है एनी लाइन, या ऐसा बोलो एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट लेटस रेक्टम। अब डबल ऑर्डिनेट समझ गए, तो डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास होगा तो उसे लेटस रेक्टम बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर अभी आपको दिखाए भी थी 3-4 फिगर बना के, वैसे इनफाइनाइट लाइन हो सकता है, तो इनफाइनाइट लाइन में एक लाइन ऐसा भी होगा जो फोकस से जाएगा, तो उसको बोल देते हैं लेटस रेक्टम। सही ना सर? डबल ऑर्डिनेट बहुत सारे हो सकते हैं, लेटस रेक्टम आपका जो भी फोकस होगा उससे जाने वाला डबल ऑर्डिनेट को बोलते हैं। ठीक, तो लेटस रेक्टम समझ गए, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक सेक्शन। सेंटर, अगला पॉइंट होता है सेंटर। जैसे सर्कल में सेंटर पढ़े थे, ऐसे सेंटर हर जगह आता है, वैसे पैराबोला में सेंटर नहीं होता। देखो लास्ट में लिखा भी है रिमार्क करके, पैराबोला हैज नो सेंटर बट सर्कल, इलिप्स एंड हाइपरबोला में सेंटर होता है। ठीक है ना सर? पैराबोला में सेंटर नहीं होता, लेकिन सर्कल में, इलिप्स में और हाइपरबोला में सेंटर होता है। तो सेंटर आखिर होता क्या है? जैसे सर्कल में पढ़े थे सेंटर क्या होता है, उसका डिफिनीशन नहीं पढ़े थे हम लोग, बस इतना पढ़े थे कि एक पॉइंट जिससे उसके सरकमफ्रेंस पे सारे पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हो, वो सर्कल का सेंटर होता है, ये ना भाई। लेकिन अगर इन जनरल बोला जाए, वो डिफिनीशन सिर्फ सर्कल के लिए काम करेगा। अगर आपको इन जनरल बोला जाए, मतलब ऐसा डिफिनीशन ढूंढ के बताओ जो सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए सही हो, तो उसका डिफिनीशन देखो ये होता है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट। मतलब सेंटर उस पॉइंट को बोलते हैं जितने भी कॉर्ड उससे पास हो उसको बाइसेक्ट करे। सेंटर क्या होता है? जितने भी कॉर्ड उस पॉइंट से पास हो उसको बाइसेक्ट करे, उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। जैसे फिगर एक ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो एक इलिप्स है, अगर सेंटर इलिप्स का यहां पे है, तो इस पॉइंट से जितने भी कॉर्ड जाएगा, ये पॉइंट सेंटर इसको बाइसेक्ट करेगा, जितने भी, ये बाइसेक्ट होगा, ये बाइसेक्ट होगा, तो इस पॉइंट को इसका सेंटर बोलते हैं। उसी तरह हाइपरबोला में भी, सर्कल में भी। सही? तो सेंटर मतलब समझ गए, जितने भी कॉर्ड उससे पास हो उसको अगर बाइसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। तो इतने सारे टर्मोलॉजी होते हैं, ये टर्म जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जब जब आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो ये सब टर्म आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब कोनिक को हम लोग देखो पहचानेंगे कैसे, कोनिक को पहचानना अब हम लोग सीखते हैं। ठीक, अब जैसे अभी आपको बता रहे थे कि कौन सा कोनिक होगा, ये रिप्रेजेंट कौन सा कोनिक करेगा, ये आपको 2-3 बात पे डिपेंड करता है। पहला इसेंट्रिसिटी पे, और दूसरा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू तो आप देख लेंगे कि 1 से ज़्यादा है, 0 से 1 है, ये सब तो आप देख लेंगे। एस के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये देखो बात लिखा है, द नेचर ऑफ कोनिक सेक्शन डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स एंड आल्सो अपॉन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ई। सही है सर ना? तो कौन सा कोनिक होगा ये डिपेंड करता है किस पे? फोकस के पोजीशन पे और इसेंट्रिसिटी के वैल्यू पे। ई ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पहला बात। अगर कोई सोच रहा हो ई निगेटिव क्यों नहीं होगा सर, अरे ई रेशियो है, किसका रेशियो? डिस्टेंस का। पीएस भी डिस्टेंस है, पीएम भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
तो दो पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करने पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, सही है ना सर। तो इसेंट्रिसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पहला बात। तो पॉजिटिव में भी बहुत सारे केस हो सकते हैं, 0 से 1, 0 से 1, 3 केस ऐसे इन जनरल हम लोग लेते हैं, 0 से 1 और 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा, सही। तो अलग अलग हम लोग अब देखेंगे। तो देखो पहला केस जो है, केस नंबर 1, व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है, इन दिस केस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द डीजेनरेट कोनिक। जब भी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर फोकस लाई करता है तो उसका एक नाम होता है, उस कोनिक को फिर बोलते हैं डीजेनरेट कोनिक, हुज नेचर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अगर ई का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा, डेल्टा 0 रहे, डेल्टा क्या होता है बता चुके हैं आपको, फिर से बता देते हैं, डेल्टा होता है ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अच्छा ये डेल्टा टर्म आया क्यों भाई, एक और पीछे चलो बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और एक बात समझा के तब आपको आगे बताएंगे। यहां पे आते हैं, ये देखो सर आया कोनिक का इक्वेशन, ये कोनिक का इक्वेशन है। अब कोनिक का इक्वेशन देखो किस टाइप का आएगा। कोनिक का इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो देखो ये किस टाइप का आएगा, ऐसा कुछ आएगा, AX स्क्वायर 2HXY BY स्क्वायर 2GX 2FY प्लस C जैसा कुछ। ऐसा क्यों, अरे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, सबको एक साइड ले जाओगे तो कुछ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा इसी तरह वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स इंटू वाई भी आएगा, दिख रहा हो यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो एक्स इंटू वाई का टर्म आएगा। अच्छा एक्स का टर्म आएगा, देखो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा। तो ये कोनिक सेक्शन का जो इक्वेशन बना है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जैसा ही कुछ होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अगर कुछ रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं क्या है, डेल्टा। तो हम लोग सबसे पहले डेल्टा देखेंगे, ABC प्लस 2FGH पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया थे डेल्टा का वैल्यू, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है सर ना। तो सबसे पहला बात देखो, आप सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा, ठीक। डेल्टा अगर आप निकाल रहे हैं 0 के बराबर आ जाए, डेल्टा क्या आ जाए 0 के बराबर, तो 0 के बराबर आने पे फिर कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये सब नहीं होता, ये सब तभी रिप्रेजेंट होता है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो। याद करो भाई, डेल्टा बराबर 0 के लिए बताए थे क्या कंडीशन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होता है, या दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा, सही ना, या कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कुछ ना रिप्रेजेंट हो। तो वही केस देखो यहाँ पे, डेल्टा अगर 0 रहे, ई का वैल्यू 1 से ज्यादा रहे और एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 रहे, तब लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग एट S, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा, दो स्ट्रेट लाइन दोनों S से पास होगा। डेल्टा अगर 0 रहे, E 1 रहे, एच स्क्वायर बराबर AB रहता है, तो फिर दोनों लाइन कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा। और E का वैल्यू 1 से छोटा रहे और 0 से बड़ा, सिंपल सा बात है रहे, और डेल्टा 0 रहे, एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 रहे, या एच स्क्वायर लेस देन AB रहे, तो इमेजिनरी लाइन होगा, फिर वो नो लोकस। इमेजिनरी लाइन मतलब रियल में कुछ नहीं देगा, नो लोकस। तो ये होता है नेचर ऑफ कोनिक, जब S पॉइंट, S मतलब फोकस किसके ऊपर लाई करे, फिक्स्ड लाइन के ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करे, सही। ये पहला केस, फोकस कहां पे लाई करे, डायरेक्ट्रिक्स पे। अब ये नोट कर लो ना, नोट करके इसको याद रखना है, मतलब इसमें बहुत समझने वाला बात नहीं है, ये रिजल्ट मतलब ये दिया गया है पढ़ने के लिए सर, तो आपको मतलब ये नोट करके बस याद रखना है कि कब कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, या कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये सब मतलब याद करना है, इसलिए आपको नोट करके याद करना पड़ेगा। कैसे आया इस पे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लिख के आप याद करें।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो केस नंबर 2, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई न करे। पहला केस था जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे, और दूसरा केस है जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई न करे। ठीक, इसको फिर बोलते हैं नॉन डीजनरेट कोनिक। नॉन डीजनरेट कोनिक। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दे दिया और कहे कि ये डीजनरेट कोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे? डीजनरेट कोनिक के लिए डेल्टा बराबर 0। जो पिछला केस किए हैं तीनों में देखो डेल्टा 0 था, और वो पिछला केस क्या था? डीजनरेट कोनिक का था। और अगर लिखा है कि ये कोनिक मतलब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री नॉन डीजनरेट कोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तीनों केस में या चारों केस में देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। सही सर? अच्छा, इसमें देखो क्या होता है, इन दिस केस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट नॉन डीजनरेट कोनिक हुज नेचर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंडीशन देखो, ई अगर 1 से ज्यादा रहे, एच स्क्वायर बराबर ए बी रहे और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहे, तो गलत लिखा है यहाँ पे, इसे थोड़ा करेक्शन कर लो सर। यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 1। ई अगर इक्वल टू 1 रहेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहे, एच स्क्वायर बराबर ए बी रहे, तो पैराबोला होता है। ई अगर 0 से 1 रहे, ये 0 है, ई अगर 0 से 1 रहे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहे, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 रहे, तब इलिप्स होता है। ई 1 से ज्यादा रहे, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव रहे, तब हाइपरबोला होता है। ई 1 से ज्यादा रहे, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 रहे और ए प्लस बी 0 रहे, तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ये कंडीशन है, और नेचर क्या रिप्रेजेंट होगा वो आपके सामने लिखा है। तो पैराबोला के लिए क्या होता है? इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1, इसेंट्रिसिटी कितना? 1, और डेल्टा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, और एच स्क्वायर माइनस ए बी हमेशा 0 होता है। ये अगर रहेगा तो पैराबोला होगा। इलिप्स के लिए ई 1 से छोटा होता है, और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होता है। ठीक है सर? पैराबोला के लिए ई 1, इलिप्स के लिए 0 से 1, और हाइपरबोला के लिए 1 से ज्यादा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 1 से बड़ा क्या बोलो? इसेंट्रिसिटी √2 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। अगर कभी आपसे कहे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा, तो आंसर बताओगे √2 के बराबर। हाइपरबोला का ही एक टाइप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका इसेंट्रिसिटी √2 हो जाए। ऐसे बोलो कि इसेंट्रिसिटी उसका भी कांस्टेंट होता है √2, मतलब ये 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है हाइपरबोला में, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिक्स्ड होता है √2 के बराबर। तो भी आप नोट कर लें, और दोनों बात जो टेबल है याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ो। एक देखो कुछ केस है जो आप अलग से नोट करके याद रखेंगे। देखो, इफ कोनिक रिप्रेजेंट एन इम्पटी सेट। इम्पटी सेट कब रिप्रेजेंट होता है? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो। एक साइड लाएंगे तो इधर आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। ये दोनों केस जो लिखा है, देखो कभी कभी होता क्या है ना सर,
कि अगर आपसे कहे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दे दिया और कहे कि ये एक इम्पटी सेट रिप्रेजेंट हो रहा है, लिख दे कि ये कुछ नहीं देगा, इम्पटी सेट दे रहा है, सही। और उसके लिए कंडीशन अगर आपसे कहे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है कंडीशन, सही है सर। और अगर कोनिक सिंगल पॉइंट सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक सिंगल पॉइंट सिर्फ, तो उसके लिए कंडीशन होता है डेल्टा 0 एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। इसको देखो समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि एक सर्कल है, पॉइंट सर्कल, जैसे ये। इस सर्कल का सेंटर क्या है 3,4, रेडियस क्या है 0। तो बताए थे आपको कि पॉइंट सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को। पॉइंट सर्कल मतलब पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर। सिंपल सा बात है, दो स्क्वायर का सम 0 करोगे, अलग अलग 0 आएगा तभी 0 होगा। तो एक पॉइंट मिलेगा x बराबर 3 y बराबर 4, सही है सर। इसको 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, तो x बराबर 3 y बराबर 4। दो स्क्वायर का सम 0 तभी आएगा जब दोनों अलग अलग 0 हो, ठीक। मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि ये एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। चलो अच्छा, इसका डेल्टा चेक करते हैं। स्क्वायर को पूरा ओपन करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ माइनस 8y प्लस 25। ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। डेल्टा क्या होता था, ए बी सी, ए के जगह 1, बी के जगह 1, सी के जगह 25। देखो ए के जगह 1, बी के जगह 1, सी के जगह 25, 25 आएगा। प्लस 2FGH, 2FGH। अच्छा, f के जगह -4, g के जगह -3, h के जगह 0, माइनस AF स्क्वायर, a के जगह 1, f स्क्वायर कितना है भाई, -4 के स्क्वायर 16, माइनस BG स्क्वायर, b के जगह 1, g के स्क्वायर 9, CH स्क्वायर 0 क्योंकि h 0 है। तो आ गया देखो 25 माइनस 25 कितना आ गया 0, तो डेल्टा आ गया 0। अच्छा, एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक करते हैं। एच स्क्वायर, एच कितना है 0 है, एक्स वाई नहीं है मतलब एच 0 है ना, ए के जगह 1, बी के जगह 1, तो आ गया -1। तो डेल्टा 0 आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ रहा है। डेल्टा 0 आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ रहा है। देखो ये वाला केस, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल पॉइंट। तो ये भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो आपको अलग से ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे कह देता है कि ये कोनिक एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा कब होगा, तो उसके लिए डेल्टा 0 करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 करना है, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो कोनिक रिप्रेजेंट इम्पटी सेट, ये सेकंड वाला केस समझो। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हम लोग यहां 0 लिए थे, तो यहां पे क्या आया, डेल्टा 0 आया। अब 0 के अलावा कुछ लोग डेल्टा 0 नहीं आएगा, सिंपल सा बात है भाई। जैसे मान लो कोई ले लिया, इधर मान लो ले लिया -5 थोड़ा देर के लिए, तो ये कुछ मिलेगा सबको, एक साइड लाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 30 आ जाएगा, 25 और 5 30। अब इसका डेल्टा निकालोगे 100% नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ जब 25 था तब 0 आ रहा था, तो 30 में नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो डेल्टा इसका क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करो, एच है 0, ए बी यहाँ भी 1 है, तो -1। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ रहा है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो स्क्वायर का सम कभी निगेटिव आएगा, दो स्क्वायर का सम -5 कभी नहीं होगा यार, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, -5 नहीं आएगा, तो कुछ नहीं देगा, इम्पटी सेट देगा। इसीलिए देखो ये वाला केस है अलग से। डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 रहे, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 रहे, तो इम्पटी सेट भी दे सकता है। तो ये दोनों अलग से एक्सेप्शनल केस है, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों एग्जाम्पल भी साइड में अगर नोट कर लोगे तब फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है।
हो गया नोटेड, जल्दी बताएं। अच्छा, कोनिक सेक्शन का ये जो पूरा विस्तृत आपको जानकारी दिए हैं चेक करने का कि कौन सा कोनिक है कौन सा नहीं है, ये आपका खत्म होता है। अब एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू मन की आंखों से बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, हो सकता है लोगों को याद हो जाए, ठीक, क्योंकि लिखने से ज़्यादा सुनने में याद होता है। देखो, सबसे पहले हम कहें कि एक फिक्स्ड पॉइंट रहे और एक फिक्स्ड लाइन रहे। कोई पॉइंट अगर मूविंग पॉइंट है, उसका फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से अगर रेशियो कांस्टेंट आए तो कोनिक सेक्शन होता है। और जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ई, ठीक, PS अपॉन PM को ही बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ई। अब ई पर और S के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोनिक है। और कोनिक सेक्शन का इक्वेशन हमेशा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ही देता है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का हम लोग डेल्टा चेक कर सकते हैं। कभी कभी आपको मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के फॉर्म में दे देता है, तो उसको चेक करने के लिए डेल्टा के विषय में सब कुछ बताया है। सही, डेल्टा आपको पता है क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 बताए हैं कि S पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही हो, मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट हो वो फिक्स लाइन को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में कभी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला नहीं देगा, और इस केस में डेल्टा 0 आएगा और इसको बोलते हैं डीजनरेट कोनिक। और E का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आता है तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा, और इस केस में h² माइनस AB पॉजिटिव होता है। और E का वैल्यू अगर 1 आएगा तो दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब फिर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा, h² माइनस AB 0 आता है। और E अगर क्या रहे, 1 से छोटा रहे, h² माइनस AB लेस देन 0 रहे, तो ये इमेजिनरी लाइन होगा, मतलब नो लोकस। ठीक, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या बताए हैं कि S पॉइंट अगर फिक्स्ड लाइन के ऊपर ना हो, तो उस केस में फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है। फिर E का वैल्यू 1 लो, h² बराबर AB लो, तो पैराबोला। E 1 से छोटा, 0 से बड़ा, सिंपल से बातें होगा। h² माइनस AB लेस देन 0 रहे तो इलिप्स। E 1 से बड़ा, h² माइनस AB ग्रेटर देन 0 रहे तो फिर हाइपरबोला। E 1 से बड़ा, या ऐसा बोलो E बराबर √2 रहे, h² माइनस AB पॉजिटिव रहे और A प्लस B 0 रहे, तो फिर रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये पूरा कहानी हो गया। लास्ट में 2 एक्सेप्शनल केस बताए हैं कि अगर कभी डेल्टा इक्वल टू 0 रहे, h² माइनस AB लेस देन 0 रहे, तो फिर होता है सिंगल पॉइंट, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहे, h² माइनस AB अगर लेस देन 0 रहे, तो होता है एम्प्टी सेट। तो ये पूरा विस्तृत जानकारी हो गया कोनिक सेक्शन का। आगे अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप ट्राई करें, व्हाट कोनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, मतलब ये इक्वेशन कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, चेक करो। अभी जितना केस बताए हैं अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, याद हो गया, तो इस सवाल को कर सकते हैं, ये कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। ट्राई करो। दो तरीका होता है चेक करने का। अगर आप PS अपॉन PM जैसा बना पा रहे हैं, PS अपॉन PM जैसा, तो उससे भी चेक कर सकते हैं, बस S का पोजीशन चेक कर लेना। PS अपॉन PM क्या होता है, E का वैल्यू से नहीं चेक कर सकते कौन सा कोनिक होगा, कर सकते हैं, S का पोजीशन बस देख लेना कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है कि नहीं। ठीक है सर, तो इसको PS और PM जैसा बनाने के लिए एक काम करते हैं, दोनों साइड का अंडर रूट लो और ये 25 का इधर डिवाइड कर देना। ऐसा कुछ आपको दिखेगा, देखो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y², इधर दिखेगा 4x माइनस 3y प्लस 1, अंडर रूट लिए हैं तो यहाँ मॉड आएगा सर, नीचे 25 का अंडर रूट लेंगे 5 आएगा। सही सर। अच्छा, इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y²
इधर है मॉड में 4x माइनस 3y प्लस 1/5। सही। अच्छा ये कुछ आपको ऐसा फील नहीं दे रहा है कि यार ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जैसा कुछ है? अरे है। P पॉइंट को अगर xy मान ले और एक पॉइंट S लो अपने से 1 0 मान लो, तो ये xy और 1 0 के बीच का देखो डिस्टेंस है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सही बात है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब इसे बोल सकते हैं PS। अच्छा, अब ये क्या है? देखो, अगर एक लाइन कंसीडर करें, फिक्स्ड लाइन, जो यहां पे आता है ना, हमेशा उसी को फिक्स्ड लाइन माना करो। जो ऊपर आता है 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। एक्स वाई पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही PM बोलते हैं। तो एक्स वाई पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? 4x माइनस 3y प्लस 1 का मॉड, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 आएगा। 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 25 मतलब 5। अच्छा, मतलब ये PM है। तो PS अपॉन PM कितना आ गया? 1 आ गया भाई। अच्छा, S पॉइंट चेक करो, इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। 1 0 रखो, 1 रखेंगे 4, 0 रखेंगे 0, 5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब केस नंबर 2 है। और PS अपॉन PM कितना आया? 1, मतलब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। तो कोनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। समझ में आया? अगर यहाँ पे मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो, अगर यहाँ रहता 25 के जगह 50 रहता मान लो, तो यहाँ डिवाइड करते 50 आता, तो 25 इंटू 2 लिखते। सही ना सर? तो 5 तो इसके साथ जाता, फिर इधर 2 बचता, मतलब 1/2 बचता। तो इसेंट्रिसिटी 1 से कम आता, 1 से कम आता तो यही इलिप्स रिप्रेजेंट करने लगता। अगर यहाँ 25 के जगह 50 रहता तो क्या रिप्रेजेंट करता? इलिप्स। देखो, अच्छा फिर से सबसे पहला काम क्या किए हैं? दोनों साइड का अंडर रूट लिए 25 से इधर डिवाइड करने के बाद। तो इधर रूट लेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर 4x माइनस 3y प्लस 1 का मॉड, नीचे 5 आ जाएगा। सही सर? अब देखो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो दिख रहा है ना, x और 1 और ये y और 0, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? x माइनस 1 और ये y माइनस 0। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो P को तो हमेशा xy मानते हैं, और S को ये अपने से सोचना होगा कि S क्या ले। वो यहां अपने आप ही दिख रहा है भाई कि यहां 1 और 0 होगा, क्योंकि 1 और 0 और x और y के बीच का डिस्टेंस ही ये लिखा है। देख लो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सही बात? तो इसी को बोलते हैं PS। अब यहां जो ऊपर आता है यही होता है फिक्स्ड लाइन। अब फिक्स लाइन ऊपर वाले को मान लिए अपने से। अब देखो, आप फिक्स लाइन ये है, P पॉइंट ये है, P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को PM बोलते हैं। तो XY पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, पॉइंट को इसमें रखते हैं, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही बात है, यही PM है। तो PS बराबर PM, मतलब PS अपॉन PM 1 आ गया। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया? 1 के बराबर। तो ये क्या है? पैराबोला। अच्छा, एक बात और चेक करना हर सवाल में जरूरी है, S पॉइंट लाइन पे है कि नहीं है। तो चेक किए कि S पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब लाइन पे नहीं है, तो पैराबोला। अगर S पॉइंट लाइन पे सेटिस्फाई हो जाता और E1 आ जाता, तब फिर क्या रिप्रेजेंट करता? स्ट्रेट लाइन। समझ गए बच्चे? क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते।
चलो एक क्वेश्चन मैं अपने से और दे रहा हूं, चेक करो कौन सा कोनिक होगा। मान लो ऐसे कुछ लिखा है, रूट एक्स रूट वाई बराबर 1। आपसे कहे कि ये कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, आंसर बताओ। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, चेक करो। अब इसको देखो, इस फॉर्म में हम लोग नहीं बदल सकते, पी एस बराबर पी एम वाले फॉर्म में। दो तरीका कुल मिला के होता है, कोनिक चेक करने का दो तरीका होता है। एक तो अगर पी एस बराबर पी एम के फॉर्म में लिख पाओ तो उससे चेक कर सकते हैं, पी एस अपॉन पी एम बराबर ई से, फिर ई का वैल्यू चेक कर लेना और एस पॉइंट को चेक कर लेना लाइन पे है कि नहीं। एक तो ये तरीका होता है जो पिछला सवाल अभी किए हैं। और अगर पी एस और पीएम जैसा कुछ न बन पाए, जैसे इस सवाल में कहाँ बनेगा, पीएस मतलब आपको दिखना चाहिए कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जैसा कुछ, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिख पाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर उसमें क्या करें, तब उसी के लिए तो आपको डेल्टा वाला कंसेप्ट बताए हैं। डेल्टा वाला कंसेप्ट कब यूज करेंगे सर, जब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जैसा कुछ दिया रहे। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जैसा भी नहीं दिया है। अब सर बताइए अब क्या करें हम, अरे बदल लो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जैसा। कैसे सर बदलें, स्क्वायर करो दोनों साइड का। दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, सही है सर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई, 1 का स्क्वायर 1 को इधर लाओ और एक बार फिर से दोनों साइड का होल स्क्वायर करो, ये इधर ले जाएंगे। दो बार आपको स्क्वायर करना होगा। क्या किए हैं, दोनों साइड का पहली बार स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर x, इसका स्क्वायर y और 2xy होता है ना, तो 2 रूट एक्स वाई, 1 का स्क्वायर 1। फिर 1 को इधर लाएं, 2xy को उधर ले गए, फिर दोनों साइड का होल स्क्वायर फिर से कर दिए, क्योंकि हमें बनाना क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जैसा। चलो ओपन करो, बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने सबको आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2x माइनस 2y। सही है सर, सही। इधर आ जाएगा 4xy, स्क्वायर कर दिया ना, सबको एक साइड लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कभी भी दिया हो तो सबसे पहले क्या निकाला करो, डेल्टा। सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा। ए बी सी 1, देखो ना, ए बी सी 1 2FGH 2FGH। अच्छा, सबका वैल्यू थोड़ा लिख लिया करो, ए के जगह 1 है, बी के जगह 1 है, सी के जगह 1 है, एच के जगह -1 है, देखो ना 2HXY होता है। अच्छा, जी के जगह 2GX होता है, -1 है, एफ के जगह -1 है, एफ के जगह कितना है, -1। चलो सबका वैल्यू रखते हैं, ए बी सी 2FGH 2FGH 3 बार माइनस आएगा तो -1 हो जाएगा, सिंपल। माइनस AF स्क्वायर, अच्छा 1 आ जाएगा, माइनस BG स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस CH स्क्वायर 1 आ जाएगा। अच्छा सर, कितना आया डेल्टा, ये 1 से 1 कैंसिल, -2 -4, मतलब डेल्टा आया नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर क्या चेक करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर है 1, ए बी कितना है 1, आ गया 0। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। तो ये भी पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए सब लोग, क्लियर क्लियर क्लियर।
यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जैसा देगा या PS बराबर PM जैसा बनाने वाला क्वेश्चन देगा। इसको भी चाहो तो जनरल इक्वेशन में बदल सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको समय लगता है क्योंकि डेल्टा निकलना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय वेस्ट होगा। तो अगर PS बराबर PM जैसा बन जाए तो उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से मत चेक करना, उसको फिर PS अपॉन PM बराबर E वाले से करना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। और अगर ऐसा न बन पाए PS बराबर E PM जैसा, तो हमेशा फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से चेक करेंगे। वो सब जो बगल में लिखे नहीं थे कि h² माइनस AB क्या होगा, वो सब जो होगा सर ना, वो उसके लिए है जब इस टाइप का रहे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जैसा। और E वाला भी वैल्यू लिखे हैं, वो उसके लिए है जब PS बराबर E PM जैसा बन जाए। समझ गए सब लोग पूरा कहानी? तो ये कोनिक सेक्शन पहचानने का मेथड आपको पूरा समझा दिए। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे पैराबोला। अभी तक जो आपको चल रहा था वो कोनिक सेक्शन चल रहा था। कोनिक सेक्शन कैसे पहचानेंगे, कब क्या रिप्रेजेंट होगा, ये सब आपको बताए हैं अभी। अब पैराबोला शुरू करते हैं। तो पैराबोला के लिए अभी कोनिक सेक्शन में आपको समझा दिए थे कि पैराबोला में PS अपॉन PM जो E है, E का वैल्यू 1 होता है। PS अपॉन PM कितना आया था? E ना। कोनिक सेक्शन में भी देखे थे PS अपॉन PM होता है E। और फॉर पैराबोला E बराबर 1। अच्छा, जब E को 1 रख देंगे तो PS बराबर PM आ जाएगा। देखो यहीं से बन जाता है पैराबोला का डिफिनीशन। PS क्या होता है? PS होता है एक मूविंग पॉइंट P का फिक्स्ड पॉइंट, या ऐसा बोलो फोकस से डिस्टेंस। अच्छा, PM क्या होता है? मूविंग पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे, देखो यहीं से आप डिफिनीशन पैराबोला का बता सकते हो। कोई पॉइंट अगर इस तरह से मूव करे कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, तो उस पॉइंट के लोकस को क्या बोलते हैं? पैराबोला। देखो लिखा भी है, ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फोकस, इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए डिफिनेशन? तो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर कभी भी रहेगा तो उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? बराबर। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होता है। ये डिफिनेशन होता है पैराबोला का। क्लियर? यहां तक नोट करें डिफिनेशन। आगे करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, पहले अगर हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ लें तब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है? पैराबोला का इक्वेशन अगर आपको लिखना है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल हो। जनरल में मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक जनरल इक्वेशन जैसा दिया रहेगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में यही पॉइंट थोड़ा अच्छा टाइप का दिया रहेगा जिससे इक्वेशन थोड़ा आसान जैसा बन जाए। तो अगर कोई पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है? उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का। पैराबोला का डिफिनीशन से ही हम लोग जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। पैराबोला में PS बराबर हमेशा PM होता है। P कभी भी इक्वेशन लिखना हो तो P को हमेशा XY मानते हैं। तो किसका जरूरत पड़ेगा? S का और डायरेक्ट्रिक्स का। तो अगर मान लो आपको फोकस दिया है पैराबोला का अल्फा बीटा, और पैराबोला को डायरेक्ट्रिक्स दिया है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स।
और आपसे कहे कि पैराबोला का इक्वेशन बताओ, ऐसे देता है कि एक पैराबोला है, इसका फोकस 1,2 है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है, मान लो ऐसा कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ नाम ले रहे हैं बस लाइन का। फोकस 3,5 है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0 है। कहे पैराबोला की इक्वेशन बताओ। जैसे सर्कल हम लोग जब पढ़े थे ना, सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या ढूंढना होता था, हर क्वेश्चन में हमें सेंटर और रेडियस अगर पता रहे तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। सेम उसी तरह पैराबोला का जब इक्वेशन आपको लिखना रहे तो हर क्वेश्चन में आप ढूंढने का कोशिश करते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो वही बात यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कि अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता रहे तो पैराबोला के इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो फोकस अगर आपको अल्फा बीटा दिया है, डायरेक्ट्रिक्स ax प्लस by प्लस c दिया है बराबर 0, तो हमेशा इक्वेशन लिखने के लिए ps बराबर pm लगाओ, बल्कि ये मत लगाओ, स्क्वायर करके लगाओ, क्योंकि ये लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट आता है। हमेशा लगाएंगे ps स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर। s मतलब फोकस और p हमेशा xy मानते हैं इक्वेशन लिखते समय, तो डिस्टेंस फार्मूला देखो ps स्क्वायर आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। pm मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ax प्लस by प्लस c नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया पैराबोला का इक्वेशन। इसी को ओपन कर लो पूरा इधर गुणा करके, अभी मतलब इतना ही लिख के छोड़ दो, जब सवाल आएगा तो हम लोग ओपन करके लिख लेंगे। ये होगा पैराबोला का इक्वेशन, समझ गए। तो पैराबोला का अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहे तुरंत लगाया करो ps स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर। p को क्या मानोगे x, y। s आपको दिया ही है, एक्स वाई पॉइंट का जो लाइन दिया रहे उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, pm आ जाएगा। ठीक सर, तो आसान है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो अभी जनरल इक्वेशन हम लोग सीखे हैं ना, तो जनरल इक्वेशन में भाई पॉइंट को जनरल टाइप का दिखाए हैं, अल्फा बीटा लाइन ax प्लस by प्लस c। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसी को बढ़िया पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, मतलब फोकस को एक अच्छा शानदार पॉइंट पे शिफ्ट करो और डायरेक्ट्रिक्स को भी एक शानदार इक्वेशन ले लो, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देगा। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं वैसे सिलेबस में इस बार तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही आपको पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो पैराबोला का कैसे बनेगा। इसी फोकस को अगर हम लोग यहाँ तक आगे नोट करिए, आप इसको हटाएंगे तब फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी स्लाइड पे बताएंगे। यहाँ तक नोट कर लिए। चलो आगे देखो, इसको हटाते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस अगर हम लोग कंसीडर करें, ये कंसीडर कर रहे हैं अपने से ना, a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स को कंसीडर करें x प्लस a बराबर 0। जो पिछला फोकस अल्फा बीटा माने थे, अल्फा बीटा न मान के हम लोग एक एक्स एक्सिस के पॉइंट पे मान रहे हैं फोकस। a0 कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x बराबर माइनस a लाइन, x बराबर माइनस a मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन। मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मान रहे हैं। फिर से वही लगाओ इक्वेशन लिखने के लिए पैराबोला का, ps स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर। अच्छा, p को हमेशा एक्स वाई मानते हैं, कितना बार बता दिए, s ये है फोकस, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। pm मतलब एक्स वाई पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x प्लस a नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर। ये ps स्क्वायर है, ये pm स्क्वायर है। ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, y स्क्वायर आ गया 4ax के बराबर।
तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो आया है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, इस पैराबोला में देखिए आप वाई स्क्वायर बराबर 4ax में फोकस क्या है a0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है x बराबर -a। तो इस पैराबोला का फोकस डायरेक्ट्रिक्स आपको पता चल गया, सही है ना, कि फोकस है a0, डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -a। यहां तक आप नोट करें। अब इस पैराबोला का जो ग्राफ होता है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स तो पता चल गया, जो ग्राफ बनता है इसका, और फिर इसमें जितने टर्मोलॉजी पढ़े थे, जैसे इस पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, हमें देखो पढ़ना क्या क्या है। पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स। अच्छा, एक टर्मोलॉजी में टर्म नहीं आया था तो आप अलग से अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो। टर्मोलॉजी में एक टर्म नहीं आया था, लेकिन वो भी टर्म आपको हर कर्व में मिलेगा। हर कर्व मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में। तो वो टर्म होता है फोकल डिस्टेंस। व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस भी इसको बोलते हैं। तो एक डिफिनीशन लिख लो, फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियस। कोनिक के ग्राफ पर किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस आता है, पीएस जो आता है, पीएस, इसी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिफिनीशन अगर लिखना है लिखो, फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट ऑफ द कोनिक फ्रॉम द फोकस, द डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द कोनिक फ्रॉम द फोकस, ये होता है फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस। तो ये सब जो ग्राफ है और जितने अभी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, ये सब अब अभी समय का अभाव है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बनाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म का सब कुछ निकालना सीखेंगे, लेटस, रेक्टम और जितने भी होते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।